हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट साइंस फिजिक्स का एक नया टॉपिक, और जिसका सोर्स आप लोगों को पता है कि मेरे ये जो नोट्स है वो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, और जो मैंने आरबीएससी और एनसीईआरटी को इंक्लूड करते हुए बनाया है। लाइट वाला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, और लाइट वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों के 8th और 10th क्लास की जो बुक है उसके अंदर, यानी प्रकाश वाला टॉपिक बहुत अच्छे से दिया हुआ है 8th में और 10th क्लास की बुक में। आरबीएससी में से भी कंटेंट मैंने लिया है, साथ ही साथ एनसीईआरटी में से भी दोनों को कंबाइन करते हुए नोट्स बनाए हैं। और इन नोट्स की पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी इस वीडियो के जस्ट बाद में आप लोगों को इसका टेस्ट मिलेगा, तो उसके बाद में आप अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, अगर वो लोग भी रीट या फिर किसी अन्य एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है प्रकाश, यानी कि लाइट। यानी कि वस्तु पर किसी स्रोत से प्रकाश पहुंचता है, यानी वस्तु है कोई भी, उसके ऊपर जब प्रकाश पहुंचता है तथा उससे टकराकर परावर्तित हो जाता है, यानी कोई भी स्रोत है उससे प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश निकलने के बाद में क्या होता है, किसी भी सतह से टकराता है, परावर्तित होता है, टकरा के वापस आ जाता है। आंख की जो रेटिना वाला भाग होता है उस पर पहुंचता है और वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण ही हम लोगों को वस्तु दिखाई देती है। तो हम लोगों को जो वस्तु दिखाई देती है वो किसके कारण दिखती है? प्रतिबिंब आंख के कौन से भाग द्वारा बनता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन रेटिना द्वारा। आगे देख लेते हैं हम लोग, दीप्त वस्तुएं क्या होती है। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती है। दीप्त पिंड या प्रकाशिक वस्तुएं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो अपने ही प्रकाश से चमकती है। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, जलता हुआ कोयला हो गया आदि। आगे देखेंगे हम लोग अदीप्त वस्तुएं। जिन वस्तुओं में अपनी स्वयं का प्रकाश नहीं निकलता है उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, टेबल, कुर्सी और भी अन्य प्लास्टिक की वस्तुएं जो हमारे दैनिक जीवन में हम उपयोग में लेते हैं, लेकिन वो अपना प्रकाश जो है वो स्वयं उत्सर्जित नहीं करती। तीसरी परिभाषा हम लोग देखेंगे पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, वे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच या पानी। आगे देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं वे अपारदर्शी कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर या फिर लोहा। पारभासी वे पदार्थ जिनके आर पार हम धुंधला देख सकते हैं, पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज होता है, उसको अगर हम लोग आर पार देखने की कोशिश करें तो क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन धुंधला दिख जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि छाया कैसे बनती है, छाया का बनना, इसको हम लोग देखेंगे। प्रकाश के पथ में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखने पर उस वस्तु की छाया बनती है। तो ये याद रखिएगा, छाया के बनने के लिए कैसी वस्तु होनी चाहिए? अपारदर्शी वस्तु। छाया के अंदर वाला भाग जहां प्रकाश बिल्कुल नहीं होता है वो प्रछाया कहलाता है, और छाया का बाहर वाला भाग जहां बहुत कम जो होता है वो अंधकार होता है, वहां उपछाया कहलाती है। यदि किसी वस्तु को घुमाया जाता है तो प्रकाश स्रोत से दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो वस्तु के प्रकाशित भाग को परावर्तित करने पर छाया के आकार व आकृति में भी परिवर्तन होता है। हम लोग देखते हैं कोई भी वस्तु है, अगर उसकी छाया बन रही है, अगर उस वस्तु की पोजीशन को चेंज किया जाए तो उसकी छाया में भी चेंज हो जाता है। प्रतिबिंब जो होते हैं वो छाया से भिन्न होते हैं। नोट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट है, और इन नोट पॉइंट्स में से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। प्रतिबिंब जो होते हैं वो छाया से अत्यधिक भिन्न होते हैं। दर्पण परावर्तन में अत्यधिक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब हम लोगों को दर्पण परावर्तन द्वारा प्राप्त होता है। प्रकाश जो होते हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सीधी सरल रेखा में गमन करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में सबसे ज्यादा, गैस में उससे कम, द्रव में उससे कम, और ठोस में बिल्कुल ही कम होती है। तो ये चीजें याद रखिएगा, निर्वात में से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन मैं आप लोगों को पहले समझा लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कोई एक सीधी सरल जो है वो कोई वस्तु है, कोई सतह है, वहां पर कोई किरण आती है, आती हुई किरण को आपतित किरण इस सतह से टकराएगी और वापस चली जाएगी। जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और
आने वाली किरण और ये जो होता है जो बीच में से एक कोण बनाता है 90 डिग्री का कोण, इसको अभिलंब बोलते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण जो होता है आपतित किरण और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कोण आर, जिसको परावर्तन कोण हम लोग कहते हैं। किसी सतह पर आपतित प्रकाश किरण जब पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि अगर प्रकाश की किरण 60 डिग्री पर आपतित होगी तो परावर्तित भी 60 डिग्री पर होगी। प्रकाश किरण अगर 90 डिग्री पर आपतित होगी तो परावर्तित भी 90 डिग्री पर ही होगी। अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के नियम। पहला नियम है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होते हैं। ये दोनों के दोनों कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतित किरण यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इन तीनों का तल जो होता है, बेस जो होता है, वो तीनों का क्या होता है, एक ही होता है। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है और प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम लोगों को वस्तुएं दिखाई देती है। क्वेश्चन बन सकता है कि वस्तुएं जो होती है वो किस कारण दिखाई देती है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, छाया के कारण, या फिर सूर्य की रोशनी के कारण। तो किस कारण वस्तुएं दिखाई देती है, क्योंकि वहां अगर प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके कारण हम लोगों को वस्तुएं दिखाई देती है। अब हम लोग देखेंगे आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सघन माध्यम से विरल माध्यम में परावर्तन होने पर प्रकाश की कला अपरिवर्तित रहती है। कला यानी कोण अपरिवर्तित रहता है, जबकि विरल से सघन में जाते हैं तो कोण या कला में π/2 का अंतर हो जाता है। परावर्तन के नियम जो होते हैं वो सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए मान्य होते हैं, यानी कैसा भी पृष्ठ हो लेकिन परावर्तन का काम होगा। कैसा भी पृष्ठ का मतलब है अगर खुरदरा है, चिकना हो, कैसा भी हो। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य व चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन तीव्रता घटती है। यानी कि अगर प्रकाश के परावर्तन का प्रोसेस होता है तो आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, चाल, इन सब में कोई चेंज नहीं, लेकिन तीव्रता उसकी क्या होगी, घट जाएगी। अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के प्रकार। सबसे पहला आता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये कोई, जैसे ये समतल सतह है, ठीक है, ये समतल सतह है, यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है, 60 डिग्री पर आ रही है तो जा भी 60 डिग्री पर रही है। कोण तो हालांकि बराबर ही होंगे। इस तरीके से जितने कोण, मतलब किसी भी, अगर कोई भी प्रकाश की किरण है, अगर वो किसी से टकरा रही है, किसी सतह से, तो वापस वो उस मार्ग से चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ टकरा रही है तो वहां जा रही है, इतना दूर, बराबर बराबर कोण बनाएगी, एकदम नियमित तरीके से। तो किसी भी चिकने पृष्ठ द्वारा आपतित किरण पुंज के एक विशिष्ट दिशा में पुनः उसी माध्यम में वापस आई और वापस चली गई, इसको ही हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई समतल सतह है, यहाँ से ये आने वाली किरण आपतित किरण और ये जाने वाली परावर्तित किरण, और ये समतल पृष्ठ, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। दूसरा हम लोग देख लेते हैं विसरित। खुरदरे पृष्ठों द्वारा प्रकाश को समान रूप से चारों ओर बिखेरने के प्रभाव को विसरित परावर्तन कहते हैं। भाई जो आप लोगों के सामान्य ये जो नियमित परावर्तन था, इसमें प्रकाश की किरणें अगर आप लोग देखें तो जिस कोण से आ रही है उसी कोण से वापस जाती है। लेकिन विसरित जो परावर्तन होता है उसके द्वारा, जैसे ये जो पृष्ठ है, ये खुरदरा पृष्ठ है, इस तरीके से यहाँ प्रकाश की किरण आ रही है तो उधर भी जा सकती है, इधर आई तो हो सकता है ये इधर भी चली जाए। इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, तो ये चारों ओर कहीं पर भी फैल सकती है। फिर और नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। विसरित परावर्तन के कारण ही छायादार पेड़ के नीचे व कमरे के अंदर प्रकाश प्राप्त होता है। छायादार पेड़ के नीचे भी प्रकाश होता है और कमरे के अंदर भी हम लोगों को प्रकाश दिखता है, क्योंकि प्रकाश का क्या होता है, विसरित परावर्तन होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। किसी सघन माध्यम में संचरित होता प्रकाश जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसी भी सघन माध्यम में संचरित होता प्रकाश जब क्रांतिक कोण से अधिक है। अब यहाँ पर शर्त ये है कि जो आती हुई किरण है वो उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अब ये जो चीज है ना कि क्रांतिक कोण क्या होता है, तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में आ जाती है, 11th और 12th में पूछी जाती है। हमारा काम अभी तक सिर्फ इतनी तक ही है, जो 10th तक का सिलेबस है उसमें केवल इतनी ही चीजें पूछी जाएगी, तो मैंने इतना सारा डिटेल में नहीं लिया है, सिर्फ जो टू द पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं ना। क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और वापस वह उसी माध्यम में लौट आता है। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अपने कुछ आवश्यक शर्तें होती है। जैसे ये एक पृथक्करणीय पृष्ठ है और ये जो आ रही किरण है वो सघन माध्यम में आ रही है और नीचे जो है वो विरल माध्यम है। इसके लिए शर्तें देख लेते हैं। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम के पृथक
विकृत पृष्ठ पर आपतित होती है, ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर प्रकाश की किरण है, ये जैसे ये पृथक्कारी पृष्ठ है, ये प्रकाश की किरण जो है वो आपतित हो रही है। आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर न व अधिक होना चाहिए। बराबर व, यहाँ पर व आ जाएगा, है ना, बराबर व अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण का मान आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर ही होना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल, जैसे हीरे का चमकना, जल में रखी हुई परख नली का चमकना, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, इंद्रधनुष बनना और रेगिस्तान में मरीचिका दिखना। कहीं पर भी अगर आप लोगों को चमकना वर्ड दिख जाए तो आप लोगों को वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही लगाना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है ना न नहीं आएगा, यहाँ व आएगा। आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर या अधिक होना चाहिए, बराबर व अधिक होना चाहिए, है ना। आगे देख लेते हैं हम लोग, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और आभासी बनता है। प्रतिबिंब दर्पण पर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु व दर्पण की है। वस्तु और दर्पण के बीच में जितनी दूरी होगी तो उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब सीधा व वस्तु के आकार का होता है। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन अर्थात वस्तु का बायां भाग दायां, दायां भाग बायां दिखाई देता है। पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है समतल दर्पण में। दर्पण के लंबवत रखी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब, साथ ही पार्श्व परिवर्तन भी होता है। आगे देखते हैं हम लोग और पॉइंट। समतल दर्पण द्वारा व्यक्ति के स्वयं का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि समतल दर्पण है, कोई कांच है। समतल दर्पण का मतलब होता है ऐसा कांच जिसके अंदर हम हमारा चेहरा देखते हैं, जहां पर जो हमारा मिरर होता है, मिरर इमेज देखते हैं हम लोग, कई बार सेल्फी भी लेते हैं वहां से, तो वो वाला जो होता है ना, तो वो कांच की जो लंबाई है वो हमारी लंबाई की आधी होनी चाहिए, तो ही हमारा पूरा पूरा जो है वो वहां पर हमारे इमेज दिखेगी, अदरवाइज हम पूरे वहां पर नहीं दिखेंगे, है ना। तो लंबाई जो होती है, समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। जब एक समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण जो होती है वो 2 थीटा से घूम जाती है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बनता है, किंतु दो दर्पण एक कोण पर एक दूसरे पर थीटा कोण से झुके हुए हो तो उनके बीच रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब की संख्या को हम लोग निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे कि प्रतिबिंबों की संख्या को 360 माइनस 360 बट्टा में थीटा माइनस 1, और अगर सम संख्या आती है यानी 360 के अंदर जो दर्पणों के मध्य के जो कोण है वो थीटा है, उसमें से 1 माइनस कर लेंगे। अगर सम आता है यानी कि अगर उत्तर सम आता है तो -1 करेंगे, और उत्तर अगर विषम आता है तो उसमें से माइनस हम लोग नहीं करते हैं। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, विषम ही होता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, विषम। विषम का मतलब है कि समतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनेंगे, क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो क्वेश्चन बनेगा 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, 7 बनेंगे, 8 बनेंगे, तो देख लेना है हम लोगों को, विषम विषम ही बनेगा, यानी 5 बनेंगे या 7 बनेंगे, है ना, वो सम विषम गणित वाला है यहाँ पर। आगे देखेंगे हम लोग, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा विषम ही होता है यदि दोनों दर्पणों के मध्य का कोण 0 डिग्री हो अर्थात दोनों दर्पण समांतर होते हैं तो मध्य रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है, जो हमारा मिरर होता है जहां पर हम हमारी शक्लें देखते हैं, सेल्फी भी लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं दर्पण का और थोड़ा डिटेल कि किस प्रकार के दर्पण होते हैं और क्या क्या इनके बारे में ऐसी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे दर्पण यानी कि मिरर क्या होता है। दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। साधारण कांच जो होता है वो पारदर्शी होता है। चांदी व पारा प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं। चांदी या पारा को लेपन कर दर्पण बनाते हैं, यानी कि सिंपल कांच होता है, सिंपल कांच के पीछे की तरफ क्या लगाते हैं, या फिर चांदी या फिर पारा, जिसकी वजह से जो होता है वो हमारी शक्ल देखने के काम आता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ गोलीय दर्पण। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं अवतल दर्पण, जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। जब परावर्तन आंतरिक पृष्ठ से होता है तो तो दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण यानी कि जब परावर्तन आंतरिक पृष्ठ से होता है तो इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं।
ये अवतल दर्पण है, यहाँ से ऐसे अवतल यानी अंदर की ओर, है ना। अवतल दर्पण पर आपतित सारा प्रकाश जब एक ही बिंदु पर अभिसारित होता है तो अभिसारित हो जाता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण यानी कॉन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण जो होता है वो दाढ़ी बनाने के काम आता है, गाड़ी की हेडलाइट व सर्च लाइट बैटरी में काम आता है, सोलर कुकर और सोलर सेल में काम आता है, और आंख, नाक और कान का जो डॉक्टर होता है वो भी हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर जो इस तरीके का होता है उत्तल दर्पण। यदि इसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक होता है, बाहरी पृष्ठ यानी ये उत्तल है, अब इसका उभरा हुआ भाग, तो ऊसे उभरा हुआ ऊसे उत्तल, तो ऐसे याद भी रह जाएगा आप लोगों को। जब इसका बाहरी पृष्ठ यानी उभरा हुआ भाग जब इसका कार्य करता है तो इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपसरित यानी कि फैल जाती है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है, वह छोटा होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने में किया जाता है, एटीएम में सुरक्षा उद्देश्यों के लिए करते हैं। उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव व फोकस दूरी के मध्य व वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी बनता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टू द पॉइंट आप लोगों से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में भी किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब हम लोग देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे तो यदि वह अपने पथ से विचलित हो जाती है तो इसके प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाए, इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी सघन से विरल में गई तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट गई। यदि प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है, तो अभिलंब की ओर कब झुकती है, दूर कब जाती है, ये चीजें याद रखिएगा। टू द पॉइंट आप लोगों से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अपवर्तन के नियम, जैसे परावर्तन के नियम थे वैसे ही अपवर्तन के नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक यानी कि एक म्यू जो नियतांक है, और साइन आई बट्टा में साइन आर। यहाँ पर साइन आई जो है वो आपतित किरण है और साइन आर जो है वो अपवर्तित किरण है, और इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का भाग देने पर हम लोगों को अपवर्तनांक प्राप्त होता है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। कई बार पूछा भी जाता है अपवर्तनांक का मात्रक बताइए, तो वहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा कि कोई नहीं, यानी कि अपवर्तनांक का मात्रक होता ही नहीं है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है तो अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक भी सामान्यतः बढ़ता है। अब देख लेते हैं हम लोग अपवर्तन के उदाहरण। रात्रि में तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय व सूर्य अस्त के समय कुछ समय पहले और कुछ समय पश्चात सूर्य का दिखाई देना, द्रव में अंशतः जो डूबी हुई सीधी छड़ होती है वो टेढ़ी दिखती है, पानी में रखा हुआ सिक्का जो होता है वो ऊपर दिखता है, और तालाब में मछली जो होती है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अब हम लोग देखेंगे वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जब वो प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। प्रिज्म यानी कि इस तरीके का कांच का बना हुआ होता है प्रिज्म। प्रकाश किरण जो है वो प्रिज्म से होकर निकलेगी तो वो झुक जाएगी प्रिज्म के आधार की ओर, और बहुत सारे अलग अलग रंगों में वो विभक्त हो जाती है। तो श्वेत प्रकाश को अपने रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसमें लाल, हरा और नीला जो होता है वो प्राथमिक रंग होता है। तो पूछे जाता है क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल, हरा और नीला, जिसको हम लोग ट्रिक से याद भी रखते हैं विबग्योर। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ये नीचे से ऊपर की ओर विबग्योर है। सबसे पहले विबग्योर में वॉयलेट बैंगनी, फिर आता है इंडिगो जामुनी, उसके बाद में ब्लू नीला, जी हरा, और वाई येलो, ऑरेंज नारंगी, और आर पे हो जाता है लाल। लाल रंग का सबसे कम अपवर्तन, सबसे कम विक्षेपण व अधिक तरंग दैर्ध्य। तो किसका कम विक्षेपण है, किसका कम अपवर्तन है और किसका अधिक तरंग दैर्ध्य है, वो आप लोगों को चीजें याद रखनी है। बैंगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है।
वर्षा की बूंदों में प्रकाश के अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण होता है, जिससे हम लोगों को इंद्रधनुष दिखाई देता है। साबुन के घोल में श्वेत रंग होता है, लेकिन वह व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखता है। साबुन का जो घोल होता है ना, वो हम लोगों को कलरफुल दिखता है। क्या रीजन है कि वहां पर जो है वो व्यतिकरण की प्रक्रिया होती है। अब हम लोग प्रकाश से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। एक समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। पेरिस्कोप में प्रयोग में लाए गए दो समतल दर्पणों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि किसी किरण की दिशा थीटा कोण से बदलनी हो तो दो समतल दर्पणों के बीच में θ/2 का कोण होता है। यदि कोई व्यक्ति v वेग से चलता है तो दर्पण में 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण सूर्य के प्रकाश के सरल रेखीय पथ को ही दर्शाता है। आगे देखेंगे हम लोग परावर्तन के नियम। सभी परावर्तक सतहों पर कार्य करते हैं। आकाश का नीला दिखाई देना, क्या रीजन है आकाश के नीला दिखाई देने का? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम लोगों को आकाश नीला दिखाई देता है। नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं। प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता कम किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, चाहे इसका मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। क्या बोला है यहाँ पर कि प्रकाशिक तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। इसके द्वारा प्रकाश के सिग्नल को इसकी तीव्रता कम करते हैं, यानी कि इसकी जो तीव्रता होती है उसको कम नहीं करते हैं, फिर भी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। इसके उदाहरण क्या है कि मनुष्य के शरीर में आंतरिक भागों का परीक्षण करने में, तभी तो शरीर के सभी भागों का परीक्षण आसानी से किया जाता है। प्रकाश सिग्नल के संचरण में, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में, ताकि वो शरीर के अंगों की आसानी से जांच कर सके। ये दर्पण वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं लेंस। लेंस क्या होते हैं? लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से बना हुआ होता है। एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ से, एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये जो है वो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस इस तरीके का होता है, प्रकाश की किरण आती है और यहाँ पर फोकसित हो जाती है, इकट्ठी होती है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में प्रकाश की किरण जो है वो फैल जाती है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं। उत्तल लेंस किनारों पर पतले होते हैं भाई, ऑब्वियसली किनारों पर पतले हैं, और बीच में से मोटे हैं। समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पर फोकसित कर लेता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, ये प्रकाश की किरणें आ रही है और उनको ये एक जगह पे फोकस कर रहा है, इसीलिए इसको उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किसको बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस किनारे से मोटे होते हैं, किनारे से मोटे हैं, देख सकते हैं जैसे ऐसे है, तो ये किनारे से मोटे हो गए ये वाले, और बीच में से हो गए पतले। वह समांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपसारित कर लेता है। हम लोगों ने देखा प्रकाश की किरण को ये क्या कर रहा है? फैला रहा है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि अगर हम लोग प्रकाश की इन किरणों को अगर आगे पीछे से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से मिलाएंगे तो ये मिल जाएगी, आगे से नहीं मिलेगी, है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं लेंस। लेंस के बारे में सबसे पहला आता है उत्तल लेंस, फिर आता है अवतल लेंस। अब यहाँ पर ये O है, F1 है, F2 है, यहाँ पर भी C1 है, C2 है, तो ये क्या है? तो इन दोनों का अगर कंबाइंड बात करें तो O यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र है, C1 व C2 दोनों के लिए है, C1 व C2 लेंस का मुख्य अक्ष है, F1 दोनों के लिए प्रथम फोकस और F2 द्वितीय फोकस के रूप में काम करता है। अब यहाँ पर अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूँ, ये जो है ना ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का बात करूँ तो उत्तल लेंस जब प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो F2 पर फोकस बनता है, और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत ज्यादा छोटा बनता है। उसके अलावा वस्तु जब F1 पर होती है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बहुत बड़ा होता है। जब वस्तु C1 पर होती है तो C2 पर प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व वस्तु के बराबर बनता है। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब की अवतल दर्पण, अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। तो चाहे वस्तु कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब हमेशा F2 व O के मध्य में ही बनता है, आवासी, छोटा व सीधा बनेगा। और उत्तल दर्पण की तरह देखिए, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण,
अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण होगा तो अवतल लेंस होगा, तो उन दोनों के जो प्रतिबिंब होंगे वो एक जैसे होंगे। वैसे ही उत्तल दर्पण होगा और अवतल लेंस, और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, इन इन दोनों की जो होते हैं वो ऐसे जोड़े समान होते हैं, एक जैसे ही इनमें प्रतिबिंब बनते हैं। फिर हम लोग देखेंगे लेंस की क्षमता। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता बोलते हैं, जिसका मात्रक डायप्टर होता है। पी बराबर में 1/f, पी यानी क्षमता और एफ यानी फोकस दूरी। एक और आगे नोट पॉइंट हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। अवतल दर्पण उत्तल लेंस सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। और धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 होती है। अब हम लोग देखेंगे मानव नेत्र की मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र वाला टॉपिक हालांकि लाइट वाले टॉपिक में न तो दिया हुआ है अलग से, और न ही इसमें से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में एक भी क्वेश्चन मानव नेत्र में से नहीं बना है। न तो हमारे सिलेबस में है मानव नेत्र, और न ही हमारे ह्यूमन बीइंग वाले जो पार्ट्स है न ही उसके अंदर दिया हुआ है। तो मानव नेत्र को कंप्लीट नहीं पढ़ना है, लेकिन इसकी कुछ कुछ चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्रदान में कॉर्निया दान करते हैं। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। मानव नेत्र रेटिना पर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। फिर हम लोग देखेंगे शंकु यानी कोन क्या होते हैं। वे तंत्रिका कोशिका जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही यानी कि तेज प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। शलाकाएं क्या होती है? रॉड। वे तंत्रिका कोशिका जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं। मायोपिया इस प्रकार के दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। भाई दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है लेकिन पास की स्पष्ट दिख रही है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्योंकि इसमें जो इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है, आगे बन रहा है, इसीलिए निकट दृष्टि दोष। अभिनेत्र इसका क्या कारण है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक छोटी हो जाती है, नेत्र गोलक क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। इसका निवारण क्या है कि उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग किया जाए। फिर आता है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इस प्रकार के दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। रीजन क्या है इसका? कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए दूरदृष्टि दोष कहलाता है। क्या रीजन है? और कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। और इसका निवारण क्या है? कि उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम उपयोग करें। फिर हम लोग देखेंगे जरा दृष्टि दोष, न दूर की और न ही पास का स्पष्ट दिखाई देता है, यानी दूर की वस्तु न स्पष्ट दिख रही है न पास की वस्तु स्पष्ट दिख रही है। कारण क्या है? कि आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या पूरी समाप्त हो जाती है। और ये सब कब होता है? जब आयु में बढ़ोतरी होती है, आयु बढ़ जाने के कारण जो होता है वो जरा दृष्टि दोष होता है। एज बढ़ने के साथ में जनरली जो होता है वो कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। निवारण क्या है? भाई द्विफोक्सी उभयतल या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाए। फिर हम लोग देखेंगे दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। क्षैतिज दिशा में व्यक्ति ठीक देख सकता है परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में ठीक से देख नहीं सकता। क्या कारण है? कि कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता हो जाती है। निवारण क्या है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाए। फिर हम लोग देखेंगे मोतियाबिंद कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म होने लगती है, उसका लचीलापन भी कम होने लगता है, इस कारण वह प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। यानी एज बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? व्यक्ति की जो नेत्र लेंस की पारदर्शिता होती है वो खत्म हो जाती है और वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका निवारण क्या है? शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन करवाना। आगे हम लोग और नोट पॉइंट देख लेते हैं। लाल रंग की किरण का सबसे कम विचलन होने के कारण यह रोशनी दूर से दिख जाती है। यही कारण है कि लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेतों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो प्रकीर्णन के कारण होती है। और इसी के साथ में हमारा लाइट वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इसकी पीडीएफ के लिए, और हमारे चैनल द शिक्षा जोन को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियोस पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है तो। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की क्लासेस और चाहिए, और अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड्स वगैरह अगर वो भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उनके साथ में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।